ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार। आज हम बैठे हैं प्रिंस सैनिक स्कूल सीकर के कैंपस में, और सैनिक स्कूल का नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा शब्द काम में आता है जो देश के लिए मर मिटता है, जिसके लहू का कतरा कतरा देश के लिए रहता है, जिसकी रगों में खून देश के लिए दौड़ता है। और उसी प्रिंस सैनिक स्कूल के कैंपस में आप भव्य नज़ारा देख पा रहे हैं, और हमारे साथ सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम बैठी है। तो सबसे पहले मैं परिचय की दिशा में आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा कर्नल वीर सिंह जी राठौड़ साहब का। आप भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए हैं, और आपने सैनिक स्कूल्स में लेक्चरर, कोऑर्डिनेटर, एचएम और प्रिंसिपल सभी की भूमिकाएं निभाई हैं। उसके बाद मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे आयरन मैन ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब से। आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़े हैं और भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद से आप रिटायर हुए हैं। आज के दिन आप प्रिंस एनडीए एकेडमी में मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। कर्नल वीर सिंह जी राठौड़ प्रिंस सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और उसके बाद में मैं आगे आपसे परिचय कराना चाहूँगा। आगे बैठे हैं कर्नल जीएस वेदवान। आपने भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायरमेंट लिया है, और आप एसएसबी इलाहाबाद में एज ए जीटीओ आपने भूमिका निभाई है, और अब तक 2000 से ज़्यादा बच्चों का एसएसबी में सिलेक्शन आपने किया है, जो भारतीय सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में जगह जगह देश में आज के दिन सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद में मैं परिचय कराना चाहूँगा कर्नल चीमा साहब का। आप भी भारतीय सेना से कर्नल के पद से रिटायर हुए हैं, और आपने एसएसबी भोपाल में साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभाते हुए 2000 से अधिक कैडेट्स का चयन किया है। मैं कह सकता हूं कि आज आप एक मिलिट्री कॉन्टोनमेंट या कैंट के एरिया में बैठे हैं, जिनमें 4 ऑफिसर्स हमारे बीच में। आज हम जानेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, एनडीए के बारे में, एसएसबी के बारे में, और सैनिक स्कूल में हो रहे बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज की इस लाइव का मुख्य लक्ष्य है, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल में स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग किस तरीके से होती है। इसीलिए आज के इस लाइव की पंच लाइन लिखी है, कोर्स एक मंजिलें अनेक। सैनिक स्कूल के कोर्स से बच्चा किन किन मंजिलों तक जा सकता है, क्योंकि एक चीज़ अक्सर सुनी जाती है कि सैनिक स्कूल में भारतीय सेना के ऑफिसर तैयार होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल से अनुभव लिया, तो मुझे लगा कि सैनिक स्कूल से तो देश के लिए हर तरीके के लीडर तैयार हो रहे हैं। उन्हीं चर्चाओं को अपन आगे बढ़ाएंगे। सैनिक स्कूल के डेवलपमेंट को हम सुनेंगे, एनडीए के बारे में सुनेंगे, एसएसपी के बारे में सुनेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब से है, और आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़े हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप आज के दिन प्रिंस सैनिक स्कूल में मैनेजिंग डायरेक्टर की कमांड संभाले हुए हैं। सैनिक स्कूल में बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपने कक्षा 6 से 12 तक ये जीवन जिया है, आप इस जीवन में का आपने हर पल अनुभव लिया है, कृपया उसके बारे में बताएं। माइक लें सर प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, जब मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन की 1967 में, उस समय 12th क्लास शुरू नहीं हुई थी, तो 5वीं से 11वीं क्लास हमारी थी, और 7 साल हमने सैनिक स्कूल में गुजारे थे। और जब सैनिक स्कूल में गए थे तो बिल्कुल गांव के माहौल से गए थे, और धीरे धीरे अगले 7 साल में हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि कहीं पे भी हम सक्सेसफुल हो सकते। तो 4-5 तरह का जो एक्सपोजर वहाँ होता है सैनिक स्कूल में, और जो हम यहाँ पे भी बच्चों के लिए करेंगे और कर रहे हैं। सबसे पहला तो हाई क्वालिटी ऑफ एकेडमिक्स, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में सेकंड है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, जिसके अंदर एक बच्चे को
पहली बात तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बढ़ती रहती, और तीसरी बात जो है वो हम लोग एनसीसी के द्वारा बहुत सारे कैंप्स में इधर उधर जाते थे। एनसीसी की एक्टिविटीज़, उससे भी हमारा पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। चौथी बात, इतने साल अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई गांव से, कोई शहर से, कोई किसान का बेटा था, कोई टीचर का बेटा था, कोई पॉलिटिशियन के बेटे थे, इन सब का आपस में जो हम लोगों ने आदान प्रदान किया इरादों का, बातों का, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इसी का जब मैं देखता हूँ, जैसे हमारे 60 स्टूडेंट थे हम लोग अपनी क्लास में, जिसमें से 20 आर्मी नेवी एयरफोर्स में चले गए, बाकी जो थे 40, उसमें से 3-4 को छोड़ के सभी गजेटेड ऑफिसर बने या उसके इक्विवेलेंट बन गए। 5-6 मर्चेंट नेवी में गए जो रिटायर हुए एज ए कैप्टन ऑफ द शिप। एक हमारे में से इंडियन फॉरेन सर्विस में भी आईएफएस में सेलेक्ट हुए। एक जो मेरे ही नाम के हैं, सेम ही नेम, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, he got selected in IS and today he is member of the UPSC, Mr. Bharat Bhushan Vyas. बहुत बढ़िया। एंड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ 1-2 डॉक्टर बन गए, इंजीनियर्स बन गए। सो मैं कहूँगा कि वहाँ की जो हमारी सिखलाई थी उसकी बदौलत ये सब कुछ हुआ। और ये किस लिए हुआ कि जब हम 11th क्लास में थे या 9th में जब आए थे तो हमारे पास सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। तो हम तैयार थे कि इंजीनियरिंग साइड में जा सकते थे, मेडिकल साइड में जा सकते थे, एनडी में जा सकते थे, मर्चेंट नेवी में जा सकते, कहीं पे भी हम जा सकते थे। तो ये सैनिक स्कूल का ही सबसे बड़ा फायदा जो मैं सोचता हूँ वो है। बहुत बढ़िया ब्रिगेडियर साहब, आपने जो चीजें बताई उसके आधार पे अपन सुन सकते हैं कि आपके बैच, सालों साल पुराने बैच से भी बच्चे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, मर्चेंट नेवी, स्टेट पब्लिक सर्विसेज और तरह तरह के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के फील्ड में जाते हैं। मीन्स सैनिक स्कूल में बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हालांकि मैंने इसके बारे में जब स्टडी किया तो सैनिक स्कूल्स का मोटो बताया गया, we lead to prepare the students to lead the Indian Defence Forces। ये मुख्य मोटो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को हर फील्ड में जाने का मौका दिया जाता है। बहुत अच्छा कर्नल ब्रिगेडियर साहब, आपने सटीक जानकारियां दी और आपके साथी आज के दिन डिफेंस सर्विसेज के साथ सारे सेक्टर्स में है। अगला क्वेश्चन मेरा कर्नल वीर सिंह राठौड़ साहब से है, जो प्रिंस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल है। राठौड़ साहब, आप बताएं कि आपने सैनिक स्कूल में भी काम किया है, एक्सपोजर बच्चों को दिया है, तो प्रिंस सैनिक स्कूल में वहां से आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं जो प्रिंस सैनिक स्कूल में स्टूडेंट्स को मिलेगी? माइक को कृपया नजदीक करके बताएं प्लीज। जी हाँ सर, जो सैनिक स्कूलों की शुरुआत हुई 1961 में, वो बेसिकली 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ हुई। पहली तो ये कि जो हमारा एनडीए फीडर इंस्टीट्यूट खुल चुका था, तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए होते जो लगातार हमें एनडीए के फीडर इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करें। दूसरा ये कि जो पब्लिक स्कूल थे बहुत कम थे उन दिनों में, तो जो कॉमन मैन है उसको पब्लिक स्कूल एजुकेशन मिल सके, दूसरा उद्देश्य ये था। और तीसरा ये कि ब्रॉड बेस्ड एक अच्छे नागरिक तैयार करें सैनिक स्कूल, जो किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहाँ पे जाके अपनी जो ट्रेनिंग है उसके बलबूते पे वो सामने आए। और वही हुआ। आगे चल के जैसे जैसे सैनिक स्कूल खोले और उसकी श्रृंखला ये बढ़ी, जो आजकल कुल मिला के 33 पे पहुंच गई है। तो जैसा कि ब्रिगेडियर जानू सर ने भी बताया कि सबसे पहले उसकी जो एकेडमिक्स है, करिकुलर एक्टिविटीज है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें डिबेट, डेक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। उससे पब्लिक जो स्पीकिंग है उस पर बहुत असर पड़ता है बच्चे पे। साथ साथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो
गेम्स और एनसीसी के माध्यम से होती हैं वो चलती हैं। तो ये जो सारी सिखलाई उसको मिलती है लगभग 7 और 8 वर्षों में वहाँ पे। उससे आगे चल के जो वो एनडीए इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं जा पाते हैं तो आपको पता चलेगा, जैसा कि सर ने भी बताया, कि मर्चेंट नेवी, आपके आईएएस सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, इन सब में भी हमने योगदान दिया है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि राजनीति में भी बहुत अच्छे हमने स्टूडेंट्स दिए हैं, जिसके उदाहरण है कि आज से कुछ वर्ष पहले नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर थे वो सैनिक स्कूल के स्टूडेंट थे, और साथ साथ में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर हुडा साहब, वो भी एक सैनिक स्कूल के एक्स बॉय हैं। तो कर्नल साहब मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा, कुछ और एग्जाम्पल बताएं जो सैनिक स्कूल से डिफेंस में अचीवमेंट्स तक पहुँचे और नॉन डिफेंस में अचीवमेंट्स तक पहुँचे, हाईएस्ट अचीवमेंट्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे एयर डेक्कन है जी। उसके जो ओनर जी। हैं वो भी एक सैनिक स्कूल के हैं, और शायद जहां तक मेरी नॉलेज है वो सैनिक स्कूल बीजापुर से हैं। और सैनिक स्कूल जो हमारा पुराना था एक आंध्र प्रदेश का, वहां से एक स्टूडेंट थे, वो बाद में आरबीआई के गवर्नर के पद से रिटायर हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने ये भी पढ़ा है कि सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स इंडियन डिफेंस सर्विसेज के हेड के तौर पे भी बहुत सारे आगे निकले हैं, आगे बढ़े हैं। ब्रिगेडियर साहब उनके बारे में आप कुछ बताएं। ये मैं अपनी स्कूल का ही एग्जाम्पल दूंगा। हाँ। जनरल दलवीर सिंह सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के ही प्रोडक्ट हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के कुछ 3-4 साल पहले रिटायर हुए हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स सैनिक स्कूल से पढ़ के रिटायर हुए हैं। हमारे इलाके से अगर आप देखें तो 2 लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम अभी मेरे जी जी जहन में आ रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल नेहरा और लेफ्टिनेंट जनरल एसपी कटेवा, ये दोनों ही सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं जी। और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। और आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जहाँ पे भी नज़र उठाएं, सैनिक स्कूल ऊपर तक पहुँच चुके हैं। बहुत बढ़िया ब्रिगेडियर साहब, आपने बताया कि कौन कौन लोग सैनिक स्कूल के माध्यम से हाईएस्ट रैंक्स पे पहुंचे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं अगला कर्नल वेदवान साहब से करना चाहूँगा। वेदवान साहब, मैंने पढ़ा है कि 25% to 30% ऑफ द एनडीए एसएसबी सिलेक्शंस और इंडियन नेवी नेवल अकेडमी सिलेक्शंस आर फ्रॉम सैनिक स्कूल्स। तो इसका मतलब तो 70 से 75% जो सिलेक्शंस हो रहे हैं वो आउट ऑफ सैनिक स्कूल्स भी हो रहे हैं। ये बात मैं गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स की कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन प्राइवेट सैनिक स्कूल्स भी काफ़ी सारे खुल चुके हैं जिनका इन सिलेक्शंस में बड़ा योगदान रहता है। तो कर्नल वेदवान साहब, आप बताएं कि सैनिक स्कूल में बच्चों का ऐसा क्या डेवलपमेंट होता है कि बड़ी गिनी चुनी संख्या में सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़कर भी एनडीए में जब सेलेक्ट होते हैं तो उनमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन उन बच्चों का होता है, ऐसा क्या उनको वहाँ सिखलाया जाता है? सबसे पहले जैसे डॉक्टर नजदीक साहब ने रखें सर। बताया कि सैनिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगले 5 साल 10 साल में जितने साल वो वहाँ रहता है वो होती है। मैं खुद भी एक मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मिलिट्री स्कूल चैल, जो कि हिंदुस्तान में 5 हैं। तो वहाँ पर बेसिकली जो है ज़्यादा एम्फोसिस जो हम देते हैं या ज़्यादा हम जोर जिस पे देते हैं वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिकॉज पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन पर्सनालिटी पे ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उद्देश्य है सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का वो एक सिंपल एम है उनका, एनडीए। मैं सैनिक स्कूल जेएनके में गया था तो वहाँ पर मैं हर क्लास में देखता था कि एनडीए लिखा हुआ है। तो जो बच्चा 5वीं क्लास में आया है वो 12वीं क्लास तक वो रोज़ एनडीए ही पढ़ रहा है। उसका लक्ष्य ही है कि एनडीए में जाना है और उसको पाने के लिए उसका ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल में होता है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। सुबह उठने 5 बजे उठाया जाता है, उसके बाद आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, पीटी कराई जाती है। उसके बाद आपको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता है। 1:30-2 बजे तक आप क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद 1 आधा घंटा रेस्ट करके शाम को गेम्स पीरियड लाजमी है, सबको खेलना ही है। और गेम्स पीरियड से वापस आके आपको प्रेप क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि वेरियस टीचर्स और मास्टर जो है उसको मॉनिटर करते हैं।
तो बच्चा जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में जाता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनालिटी के ऑटोमेटिक हो रही है। जो फौज में जो इनटेक हमने लेनी है वो बेसिकली टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी जो है वो एक सीधा एक डंडे की तरह नहीं है। पर्सनालिटी में काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं और वो कुछ क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, किसी में थोड़ी कम होती हैं और किसी में बहुत कम होती हैं। तो जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने एसएसबी का जो 3-4 साल पहले शुरू किया था, तो तब से हम इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो 11th और 12th की जो पढ़ाई ये करा रहे थे, नजदीक रखे सर, नजदीक। उसके साथ साथ ये लोग एनडीए की रिटर्न की कोचिंग भी दे रहे थे। और रिटर्न की कोचिंग के साथ साथ और अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड है पिछले 3 साल में, वो 18 बच्चे जो हैं वो एनडीए में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा लिंक है वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के साथ है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि भारतीय सेना या नेवी में या एयरफोर्स में जाने के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना है और एसएसबी पास करना लाजमी है। हर एक ऑफिसर जो बनता है इंडियन आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में, वो एसएसबी क्वालिफाइड होता है। बहुत बढ़िया कर्नल वेदवान साहब। और आपके इस उद्बोधन में मैंने सुना जगह जगह शब्द का इस्तेमाल आपने किया, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। तो अगला क्वेश्चन मैं कर्नल चीमा साहब से करना चाहूँगा और साथ में मैं दर्शकों को बताऊंगा कि कर्नल चीमा और कर्नल वेदवान हमारे एसएसबी पैनल के मेंबर हैं। आपके साथ 2 मेंबर एसएसबी पैनल के हमारे और हैं, कोमोडोर मंजीत सिंह और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऑफिसर अनीस कपूर। तो कर्नल चीमा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल एक बहुत शब्द कॉमन यूज में हो रहा है और वो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। नो डाउट एनडीए में तो ये चीज़ आप सैनिक स्कूल में आपने खुद नहीं देखी है, उससे गुजरे हैं। पिछले मैंने लाइव में कहा था और ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को आजकल हर असेंबली में कहता हूँ कि आज के 10 साल बाद और हो सकता है 5 साल बाद भी आपके मार्क्स कितने, इस पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है। Nobody will ask about the marks। ये देखा जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसी हो रखी है। और अगर किसी लेवल पे आपको उच्च लेवल पर जाना है, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कॉरपोरेट हो, तो उस सब में ये देखा जाएगा कि आपका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कितना हुआ है। तो कर्नल चीमा साहब, अगला क्वेश्चन तो मैं आपसे साइकोलॉजी का करूँगा। आप इस क्वेश्चन में मेरे को बताएं कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का डिफेंस फोर्सेज में क्या रोल है और उसके अदर सर्विसेज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कृपया माइक को थोड़ा नजदीक करके बताएं प्लीज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में साइकोलॉजी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज there are qualities which are listed and which we try to groom the people, like Right. quality of planning, organizing ability, understanding, reasoning, that self-confidence, courage. There are various techniques, but in psychology तो मैं कर्नल साहब आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है, बहुत सारे। तो ये रूटीन स्कूल्स में क्या मिलते हैं और सैनिक स्कूल्स में क्या मिलते हैं, कृपया इस पे भी थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस आप बताएं जी। वो उसी लाइन पर जैसे ही एनडीए में, जहाँ आईएमए में, जहाँ ओटीए में कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी लाइन पर हम इधर प्रिंस डिफेंस एकेडमी में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि गिव अस ए बॉय एंड वी विल मेक हिम ए मैन। वेरी गुड, गिव अस ए बॉय वी विल मेक हिम ए मैन। वैसे तो सब लोग कह सकते हैं कि हर बच्चा मैन ही बनता है, लेकिन अगर अपन इसकी डेप्थ में जाएं, इसके रियल सेंस में जाएं, तो मैन वो है जिसका पर्सनैलिटी ग्रूम हुआ है। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ सम क्वालिटीज। उन क्वालिटियों को हम वेरियस गेम्स, जीटीओ टास्क, द लेक्चरेट, डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, जितनी एक्सरसाइज हैं हम देते हैं और उनसे करवाते हैं। और उनमें ये ट्रेड्स जब आ जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंसान दी हो जाती है। ही कैन स्टैंड एनीवेयर, ही कैन डिलीवर एनीथिंग, ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली टू एनीबॉडी एंड दैट शोज हिज पर्सनैलिटी। That is why we are saying that give us a boy and we'll produce him, we'll make him
a man out of that. थैंक यू कर्नल साहब, आपने बहुत ही अच्छी लाइन के साथ कहा, गिव अस ए बॉय वी विल गिव यू ए मैन। पूरा बच्चे को तैयार करके भेजा जाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन कर्नल वीर सिंह जी राठौड़ से करना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रिंस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपने यहाँ के जो बच्चे हैं, इस साल अपन ने स्पेशली शुरू किया है 6 to 9 का सैनिक स्कूल का कोर्स। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जब सबसे पहले शुरुआत हुई तो प्रिंस एनडी एकेडमी की हुई। एनडी एकेडमी में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे बच्चे एसएसबी में प्रिंस एनडी एकेडमी से निकले हैं। और मैं एक सरप्राइजिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़कर भी फाइनली एसएसबी के लिए और फाइनल आउटपुट के लिए प्रिंस एनडी एकेडमी आने लग गए। उसके बाद हम सबके बीच में सुझाव आया कि 11वीं क्लास तक बच्चा काफ़ी मेच्योर हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा मोल्डिंग करने में, पूरा मोल्ड करने में कठिनाई होती है। तो फिर सुझाव आया कि क्यों नहीं प्रिंस में सैनिक स्कूल शुरू की जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट से सैनिक स्कूल का अप्रूवल एफिलिएशन मिला। और आज प्रिंस सैनिक स्कूल में जो पहले प्रिंस एनडी एकेडमी में 11वीं 12वीं 12th पास स्टूडेंट्स थे, आज प्रिंस स्कूल में 6 to 9 के स्टूडेंट्स भी इस साल आए हैं। अगले साल 10th में भी स्टूडेंट्स होंगे और 6 to 12th एंड 12th पास बच्चों को प्रिंस सैनिक स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है। तो कर्नल वीर सिंह जी राठौड़ साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सैनिक स्कूल्स में, प्रिंस सैनिक स्कूल्स में आप 6ठी से 9वीं तक के जो बच्चे अभी आपके पास आए हैं, पहले मैं इधर थोड़े बड़े बच्चे देखता था, आजकल देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी घूमते हैं, तो उन बच्चों को आम सैनिक स्कूल की तुलना में क्या एक्स्ट्रा चीजें आप देते हैं? सर, जो अपना पैटर्न है सैनिक स्कूल का, वो ब्रॉडली सैनिक स्कूल्स पर आधारित है, पर यहाँ पे जो हम ग्रूमिंग और ज़्यादा करा रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो ये कि पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हम दे रहे हैं कि वो बच्चा जब तक 9th 10th और 11th में आए कॉन्फिडेंटली अपने विचारों को व्यक्त कर सके और साथ साथ कन्वर्सेशन को सस्टेन कर सके। दूसरा ये कि उसकी जो जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है वो बिल्कुल अप टू डेट हो जाए। तीसरा ये कि वो जो गेम्स हैं, कम से कम जो बॉल गेम्स हैं, वो 2 गेम्स जरूर सीख ले और एक इंडिविजुअल गेम सीखे अगर वो चाहे तो, उस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो अपनी डाउट ग्रूमिंग, डाउट के लिए जो डाउट सेशंस चल रहे हैं, वो पहले व्यवस्था ऐसी सैनिक स्कूलों में नहीं है। पहली बार हमने अपने यहाँ जो ये व्यवस्था शुरू की है कि 3 से 4 बजे के बीच में आके वो डाउट काउंटर पे आके उसके एकेडमिक्स के जो डाउट है वो पूरे के पूरे अपने जो कंसर्न टीचर है वहाँ से आके उनसे मिले और जो भी है उसको क्लैरिफाई करे, जिससे कि आगे चल के उसके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो और वो जब तक एनडीए के लिए तैयार हो तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो ये सारी चीज़ें हम अभी से सैनिक स्कूल में अपने यहाँ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर्नल साहब, जो सैनिक स्कूल में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये बात हर जगह निकल कर आई कि सैनिक स्कूल में एक बच्चा केवल और केवल एनडीए सैन्य ऑफिसर के लिए तैयार नहीं होता। पिछले दिनों प्रिंस कॉलेज में जब हमने आईएएस की तैयारी के लिए हम लेआउट तैयार कर रहे थे, तो वहाँ बार बार एक चीज़ निकल के आई कि बच्चे को ओवरऑल हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ही शुड बी मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। हर सब्जेक्ट का बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। वो बच्चा सिविल सर्विसेज में आईएएस में सबसे ज़्यादा निकलता है। तब मेरे दिमाग में विचार आया कि आईएएस में बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, जनरल साइंस पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, करंट अफेयर्स पढ़ता है, एथिक्स पढ़ता है। अगर ये सारी चीज़ें जब बच्चा सैनिक स्कूल में 6ठी क्लास से पढ़ता है तो क्यों नहीं वो तो बच्चे भविष्य के सिविल ऑफिसर्स भी तैयार हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों की जब एनालिसिस की गई और बच्चों में रिजल्ट देखा गया तो निश्चित रूप से ये सारे वो बच्चे हैं जो भविष्य में देश के कोने कोने पर अलग अलग पोस्ट पे आपको मौजूद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब से है। आपने भारतीय सेना में ब्रिगेडियर की भूमिका निभाई है, बहुत लंबी सेवाएं ब्रिगेडियर साहब आपने दी हैं। आप एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आईएएस का इंटरव्यू मोस्टली 30 मिनट 45 मिनट में हो जाता है और एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है। और 5 दिन के इंटरव्यू में पता नहीं, मेरे को तो सरप्राइज होता है
कि 5 दिन में इतनी क्या क्या चीज़ें बच्चे से परखे जाती हैं। तो मेरे पास अलग से स्पेशलिस्ट जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट बैठे। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर एनडीए की एग्जाम में, एसएसबी की एग्जाम में क्या बच्चों से जाना जाता है, कृपया बताएं। देखिए डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया एसएसबी का जो पूरा प्रोसीजर है 5 दिन का है, और उसमें 3 असेसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जनरली कर्नल, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल, और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट। जो इन सभी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है फौज के अंदर, और फिर वहाँ के जैसे जैसे एसएससी में समय गुजरता है तो नंबर, जैसे आपने पहले बताया, 2-2 हज़ार असेस कर चुके होते हैं अपने, जब तक ये एसएसबी में होते हैं। सो हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है, जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जिस जॉब के लिए जिसको आपने लेना है उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिटीज होनी चाहिए। लाइक आप घर पे अगर आप कारपेंटर को बुलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए। ये नहीं कि कारपेंटर बुला लिया उसमें क्वालिटीज हैं एक मैसन की। जी जी। तो हमें स्टूडेंट के अंदर या कैंडिडेट के अंदर कुछ क्वालिटीज देखते हैं जो फौज के अंदर हमें जरूरत है। तो 15 क्वालिटीज ऐसी हैं जिनका हमने बड़े तौर पे उनको निर्धारित कर रखा है, और इन्हीं क्वालिटीज को ये तीनों असेसर अलग अलग तरीके से देखते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो आमने सामने बैठ के वही क्वालिटीज उनमें कैंडिडेट में देखने की कोशिश करता है, जिसके अंदर 40-45 मिनट तक एक कैंडिडेट के साथ में वो कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल साहब उनके साथ में वार्तालाप करते हैं। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं, उसकी फिजिकल्स भी देखते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत उसका इंडिविजुअल भी है, जैसे लेक्चरेट वगैरह हैं। और तीसरा वो देखते हैं 10 बच्चों के अंदर उसका ग्रुप डायनेमिक्स कैसा है, बिहेवियर कैसा है। कुछ लोग अकेले में तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन ग्रुप के अंदर वो काम नहीं कर पाते। और साइकोलॉजिस्ट है, वो किसी कैंडिडेट से ना तो बात करते हैं न उनको देखते हैं। वो रिटर्न वर्क एक सिस्टम बना हुआ है, वो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिसके ऊपर स्टोरी लिखी जाती है, कुछ और चीज़ें हैं। उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट बिना कैंडिडेट से मिले उसको असेस करते हैं रिटर्न में उन्होंने क्या दिया। तो अलग अलग तरीके से ये तो अपने आप में अलग सी चीज़ है ब्रिगेडियर साहब। साइकोलॉजिस्ट की अपन अक्सर बात करते हैं तो अपना इंटरप्रिटेशन होता है कि संभावना ये है कि साइकोलॉजिस्ट और कैडेट फेस टू फेस बैठ के इसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में आकलन कैडेट का किया जाता होगा। लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि रिटर्न में चीज़ें बच्चे से लिखवाई जाती हैं और लिखी हुई चीज़ों के आधार पर पता लगाया जाता है कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है। बहुत बढ़िया। अभी जो 5 दिन का है सिस्टम, उसमें ये हो रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो सभी को 5 दिन तक असेस करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी सिस्टम निकाला, पिछले 20 साल में एक सिस्टम ये निकाल दिया कि पहला दिन में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर ये जो मैंने बताई कि तीनों असेसर्स वहाँ बैठे होते हैं और उनको कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट करते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेज में वही जाते हैं जो स्क्रीनिंग में अपने आप को पास करवा लेते हैं या देखा जाता है कि उनमें थोड़ी बहुत पोटेंशियल है। तो जैसे 100 के करीब अगर मान लो कैंडिडेट स्क्रीन होते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 30-35 तक नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट एक दिन उनके साथ में बिताते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर 2 दिन उनके साथ लगाते हैं, और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो दोपहर में एक एक करके, जैसे एक बोर्ड में 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं तो 30 कैंडिडेट हैं, तो 15 को एक दिन, 15 को एक दिन, या 15 में से 7 एक दिन, 7 दूसरे दिन, और दूसरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो 7 एक दिन, 8 एक दिन, ऐसे करके 30 का वो इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद लास्ट डे के दिन कॉन्फ्रेंस होती है, तीनों असेसर्स वहाँ बैठते हैं
कैंडिडेट के ऊपर डिस्कशन होता है और अपना अपना रिजल्ट वहाँ सामने रखते हैं। और या तो कैंडिडेट बिल्कुल क्लियर कट पास है, या तो कैंडिडेट क्लियर कट फेल है, या फिर उसके अंदर किसी एक असेसर ने येस बोल दिया, दो ने कम मार्क्स दिया, दो ने येस बोल दिया, एक ने कम दिए। तो कैंडिडेट के ऊपर डिस्कशन होता है और उस कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद में तीनों असेसर अपना एक तरह से कैंडिडेट के बारे में फाइनल असेसमेंट देते हैं। और उसके बाद में ये एक ऐसा इंटरव्यू है कि तुरंत विद इन हाफ एन आवर लास्ट कैंडिडेट के खत्म होने के, इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस खत्म होने के हाफ एन आवर वहीं का वहीं रिजल्ट सुना दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि बाकी बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है कि कई जगह तो आप देखते हैं कि महीने बाद पता ही नहीं चलता उसको कि क्या मैंने क्या इंटरव्यू में जवाब दिया था, कैंडिडेट वही भूल जाता है क्या हुआ जी। और ये जो 5 दिन का उसका मुझे एक जोक याद आता है, एक IAS एकेडमी का, वहाँ पे भी घोड़े हैं जो IAS जो कैंडिडेट्स हैं मसूरी में, उनको हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है जी। तो एक सुबेदार मेजर साहब थे, घोड़े पुराने हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो उनको बोला कि भाई आर्मी में जाइए 5-7 नए घोड़े लेके आओ जी। तो वो गए और वो 10 दिन बाद आए। तो वहाँ पूछा भाई आप इतने दिन कैसे लगाए? बोला साहब घोड़ा सेलेक्ट करना था, उसके ऊपर चढ़ के चला कर दौड़ा कर उसको ठोक बजा के लेना है, ये नहीं है कि IAS का इंटरव्यू है जो 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉमेडी हो गई है अपने आप में। और इसलिए मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो बच्चा 5 दिन के इंटरव्यू में पूरा एनालिसिस करके सिलेक्ट किया जाता है, मैं मानता हूं कि वो बच्चे तो IAS के इंटरव्यू में जाएं तो वहां भी मल्टीपल टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि वो हर चीज के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मेरा अगला सवाल कर्नल वेदवान साहब से है। प्रिंस ND एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल के कैंपस में जब आप आएंगे तो आप जगह जगह देखेंगे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं, कई बड़े बड़े इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हैं, कभी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। मैं तो खुद कई बार उनको देखता हूं तो बड़ा कंफ्यूज सा होता हूं कि ये क्या कि कोई खेलने के लिए बने, किस चीज के लिए बने। तो आप SSB में GTO एक्सपर्ट रहे हुए हैं और प्रिंस ND एकेडमी में बच्चों को GTO के लिए तैयार करते हैं, SSB के लिए, तो GTO के बारे में प्लीज आप शॉर्ट में बताएं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि SSB का जो पूरा प्रोसीजर है उसमें 3 असेसर होते हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया। तो उसमें मैं SSB इलाहाबाद में GTO का काम करता था। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का जो काम है वहाँ पे, वो एक कैंडिडेट जो SSB में आता है, इनिशियल टेस्ट पास होने के बाद सबसे ज़्यादा टाइम वो GTO के साथ बिताता है। वो तकरीबन 11 से 12 घंटे 2 दिन के समय में GTO के साथ रहता है। तो जो अभी ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि ठोक बजा के लेना है, तो वो काफ़ी अच्छी तरह वो उसको पर्सनालिटी समझ में आ जाती है और वो GTO सही आदमी लेता है। जैसे मैंने यहाँ कैंडिडेट्स को बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेन में इंजन और बोगी देखी है, तो यहाँ पर हम इंजन सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने बोगी नहीं बनना, क्योंकि इंजन गाड़ी को चलाता है, वो डिसाइड करता है कब रुकना है, कब चलना है। बहुत बढ़िया, लीडर अपने को तैयार करने जी। इंजन चाहिए हमारे को, बोगी नहीं चाहिए। अपने आप कैंडिडेट बताते हैं कि बोगी का क्या काम है, फॉलो करना। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आपने फॉलोअर नहीं बनना है, आपने लीडर बनना है। हम लोग यहाँ पर लीडर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इंजन बनिए। वो एग्जाम्पल अगर वो याद रखता है तो जिंदगी भर कभी धोखा नहीं खाएगा। और GTO के टेस्ट जो हैं, जो SSBs में हैं, वो साइंटिफिक इन नेचर हैं। 9 टेस्ट होते हैं जो कि इंडोर और आउटडोर को मिला के है, ताकि ओवरऑल पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल की जो मैं चाहूंगा कि कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आप दिखाएं या मिलिट्री स्कूल में पता चले इन्होंने सीखा होता है, उसका निचोड़ जो है वो SSB में है। तीनों असेसर्स क्वालिटीज वही देख रहे हैं, 12-13 क्वालिटीज हैं आजकल। तीनों जने डिफरेंट डायरेक्शन से उस क्वालिटीज को देख रहे हैं। IO अपनी टेक्निक से देख रहा है, साइकोलॉजिस्ट अपनी टेक्निक से देख रहा है, और GTO लोग जो बाहर वाले जो हमारे को इनपुट मिलता है वो कहते हैं कि GTO सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या GTO सबसे ज़्यादा फेल करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, GTO का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि SSB में तीनों असेसर्स को इसमें वीटो पावर किसी के पास नहीं है, चाहे IO जनरल साहब हो और दूसरा मेजर साहब हो और एक साइकोलॉजिस्ट मेजर साहब हो। तो
तो वो हमारे को वीटो नहीं कर सकते हैं। जो मैंने असेसमेंट दे दी वो फाइनल है, और वो हमारे से पूछते हैं कि ये कैंडिडेट जो है इसको पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीटो पावर किसी के पास नहीं है, और सिस्टम बहुत ज़्यादा फेयर है। सीनियर जूनियर का कोई काम वहाँ पर एसएसबी में नहीं है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम बहुत फेयर है। एसएसबी में जो सिलेक्शन सिस्टम है, इट इज़ लाइक इंस्टेंट कॉफ़ी। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि आपका टेस्ट खत्म होने के इमीडिएटली आधे घंटे में, पौने घंटे में आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। अदरवाइज ऑन द सिविल साइड वो बोलते हैं हम घर में ईमेल भेज देंगे, फ़ोन कर देंगे, टेलीफोन कर देंगे, फिर पुल और पुश चलता है। तो इसी तरह आपने देखा सिविल साइड में काफ़ी स्टेट्स में जो है पुलिस की भर्तियाँ या कोई और क्लर्क की भर्तियाँ, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 2-2, 3-3 साल बाद भी कैंसिल हुए हैं। बिहार में एक भर्ती 4 साल बाद कैंसिल हुई है। लेकिन शायद सेना में ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला होगा। सेना में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट वहाँ बता देते हैं। जी जी। और वो जो लेवल एसएसबी में कोई टेक्निकल नहीं है, सब कुछ सामने है। आपका लेवल हमने रखा हुआ है, अगर आप वो लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम सीधा यस बोल देते हैं, अगर नहीं पहुंचते हैं तो हम सॉरी बोल देते हैं। बहुत अच्छी बात कर्नल वेदवान साहब ने बताई कि एसएसबी का इंटरव्यू फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, ऑन द स्पॉट लास्ट डे रिजल्ट दे दिया जाता है। और एक बार मेरे पास कुछ दिमाग में क्वेश्चंस आए कि क्या सेना में सेना के अधिकारियों के बच्चों को एसएसबी में ज़्यादा मौका मिलता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी हर जगह से आया नहीं। वो किसी कर्नल ब्रिगेडियर जनरल का बेटा है, इसके आधार पे उसको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलता, उसको एक्स्ट्रा कुरेदा जाता है, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि अगर वो कर्नल ब्रिगेडियर का बच्चा है तो आम एसएसबी में सेलेक्ट होने वाले बच्चे की तुलना में उसका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अपन कह सकते हैं सैन्य ऑफिसर्स की भर्ती है वो 100% ट्रांसपेरेंट होती है, और सैन्य अधिकारियों के बच्चे अगर उसके लिए जाते हैं तो उनका इंटरव्यू और भी ज़्यादा टफ होता है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे रखी जाती हैं, और वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं तो ही बच्चा सिलेक्ट होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो अंतिम दौर की तरफ अपन लाइव में पहुंचते हैं, और लाइव के अंतिम दौर में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कर्नल चीमा साहब से। और कर्नल चीमा साहब प्रिंस एनडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल के साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो चीमा साहब आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, आईएएस के इंटरव्यू में तो साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठता है, डिफेंस सर्विसेज में साइकोलॉजिस्ट का भी महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। तो आप बच्चे की साइकोलॉजी में क्या क्या टटोलते हो? साइकोलॉजी टेस्ट करना सबसे ट्रिकी काम है जी दुनिया में। जी किसी की पर्सनैलिटी को असेस करना, किसी को जज करना कि इंसान कैसा है, क्या उसके दिल में है, क्या उसके आप दिमाग में आज के है। दिन, आज का जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है उसमें देखते होंगे कि आदमी बोलता कुछ और है, अंदर सोचता कुछ और है। बहुत मुश्किल जमाना हो गया है लोगों का पता करना कि अंदर से कैसा है और बाहर दिखने में कैसा है। और अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका जो बाहर का प्रेजेंटेशन है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है, और उसकी इनर फीलिंग्स एकदम अलग होती है। तो क्या कर्नल चीमा साहब आप ऐसे आदमी को पकड़ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। किस हम तरीके से पकड़ पकड़ेंगे? सकते हैं। We have got the projective technique, जिसमें एक कैंडिडेट, क्या कोई नार्को टेस्ट टाइप का तो टेस्ट नहीं अपनाते आप? तो we have got the projective techniques in which कृपया थोड़ा माइक को नजदीक रखें प्लीज। हाँ स्टोरी राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन, सिचुएशन कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशनों, और अपने बारे में क्या सोचता, उसके टीचर क्या सोचते, पेरेंट्स क्या सोचते, फ्रेंड क्या सोचते, उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को क्या देखते तो हैं। कर्नल चीमा साहब मैं किस चाहता हूँ एंगल एक सिचुएशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल बताएं जो आपने एनडीए ऑफिसर्स बनाते वक्त सबसे ज्यादा बच्चों को पूछा होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएं सिचुएशन रिएक्शन का। बहुत है, यारों ही है। कोई एक तो- बताएं जो सबसे इंटरेस्टिंग लगे आपको। Let's say that you are going with your friends in the jungle. You जंगल get में दोस्तों के, separated. थोड़ा हिंदी में बताएं ताकि दर्शक इजीली समझ पाए। आप जंगल में जा रहे हो, कहीं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक में गए और अचानक आप अलग हो गए। जी अलग होने से आगे से एक कोई टाइगर आ गया आपसे, तो क्या करोगे? जी। तो क्या करोगे? आम कई लोग कह देते हैं आई विल क्लाइम द ट्री, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ जाऊंगा। पेड़ में चढ़ जाएगा तो शेर को तो कोई जल्दी नहीं, उसको मोटा मांस मिल रहा है, वो तो बैठ जाएगा। जी जी तो क्या करना है? वो कहता है जब शेर जो है सो जाएगा तो मैं आस्था से नीचे आ जाऊंगा, भागूंगा। जी जी भागता कौन है? जी
जो डरपोक है जी। ये तो सिर्फ उसका मेंटल एटीट्यूड हम देख रहे हैं, उसको फिजिकली ना तो शेर है ना कोई, भी वो लिखने में ही डर गया, बोलने में डर गया, जी एक शेर को देखते ही डर गया। जी जी जहाँ जैसे कई छोटे छोटे बच्चा जो यंग ब्लड हैं, इनके लिए सिचुएशन एक और है, जैसे यू हैव गॉन टू सिनेमा विद योर गर्लफ्रेंड जी और आपके साथ में एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई है और आपका हाथ पकड़ लेती है, जी कहती है मेरे को 1000 रुपया निकाल दे, नहीं तो मैं चलाऊंगी, जी नहीं तो मैं रौला पाऊंगी। जी और जो वीक आदमी है, वीक पर्सनैलिटी, वो कहेगा भाई बहन जी ले लो, अब मेरी जान छोड़ो, जी ब्लैकमेल हो गया अपने आप। ब्लैकमेलिंग। जी और ऐसे लोग जो है दे कैन बी ब्लैकमेल्ड बाय द एंटी सोशल जी जी फॉरेन कंट्री, जी फॉरेन इंटेलिजेंस पीपल आल्सो। जी जी कल उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो फॉरेन ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठा हुआ है जहां से ऐसा उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो अक्सर अपन न्यूज़पेपर्स में कहीं बॉर्डर्स पे इंटेलिजेंस के खुफिया के सुनते हैं। गॉट जी मॉरल करेज टू जी। स्टैंड अप एंड से दैट नो आई विल नॉट डू। जी 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 सो ऐसी हजारों ही सिचुएशन है जहां जिसमें डाल के उसको देखा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट मेंटली रोबस्ट है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, मेंटल स्टेमिना उसका। जी जी सो फिर बाद में उसके फ्रेंड से फ्रेंड की उसके बारे में क्या ओपिनियन है, दोस्त अपने टीचर्स की उसके बारे में क्या ओपिनियन है, खुद की ओपिनियन क्या है, क्या चीज जो लैक कर रहा है, वेदर सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं है, बहुत अच्छे है। लैक कर रहा है जी। और कैसे हाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू टू इंप्रूव दैट। जी जी कर्नल चीमा साहब ने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताए कि किस तरीके से बच्चे की साइकोलॉजी चेक की जाती है कि वो भविष्य में एक परफेक्ट लीडर होगा कि नहीं होगा। जैसे इन्होंने शेर का एग्जाम्पल जंगल के साथ बताया, सिनेमा हॉल में गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल बताया, जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे की साइकोलॉजी को इनडायरेक्टली परखा जाता है कि वो सेना में कैसा ऑफिसर बनेगा। तो लंबा लाइव चल चुका है और अपन अंतिम दौर में है और मैं लाइव के समापन से पहले अंतिम क्वेश्चन ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब से करना चाहूँगा। जानू साहब, आप डिफेंस सर्विसेज में लंबी सर्विस की है और अक्सर हम सुनते हैं, ये वैसे एक अनऑफिशियल क्वेश्चन आपसे है, अक्सर हम सुनते हैं कि अगर रॉयल लाइफस्टाइल कहीं होती है तो वो फौज में होती है और सुनने में ये भी आता है कि फौजी अफसर से रॉयल लाइफस्टाइल किसी बिजनेसमैन की नहीं हो सकती, किसी पॉलिटिशियन की नहीं हो सकती, किसी कॉरपोरेट लीडर की नहीं हो सकती। तो कृपया शॉर्ट में कुछ बातें अनऑफिशियल बताएं जो सेना के ऑफिसर की ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली रॉयल लाइफस्टाइल को बताती हैं। जैसे मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जो पे स्केल आज के दिन है उससे काफ़ी रॉयल स्टाइल आप रख सकते हैं। जी और अगर आपका इरादा ज़्यादा पैसे कमाने का है तो फौज में मत आना, जी बहुत उसके अच्छी लिए बात। और दूसरी लाइन पकड़ सकते हैं। फौज में 3-4 चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। एक तो पूरे देश का आप चक्कर लगा लेते हैं जी और भारत भ्रमण हो जाता है भारत देश की भ्रमण सेवा हो करते जाता है। करते। और ऐसी ऐसी जगह पे आप जाके भ्रमण करके आ सकते हैं जहाँ पे आम नागरिक को जाने की इजाजत नहीं होती। जी दूसरा है कि हम आप लोगों में तो बॉर्डर देखने का ही क्रेज रहता है, जहाँ चौकियां बनी होती हैं उससे आगे आम आदमी नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा क्रेज हमने पिछले दिनों देखा। देख दूसरा ये है, अगर आजकल फॉरेन पोस्टिंग भी काफ़ी होती है, कोर्सेज भी होती है फॉरेन में, तो आप अगर ठीक कर रहे हैं तो आप काफ़ी सारे फॉरेन भी घूम सकते हैं जी और सरकारी पैसे से जी जी ठीक है। जी थोड़ा बहुत अपना लगेगा। जी और उसके बाद एडवेंचर एक्टिविटीज फौज में बहुत है, जैसे हैंग ग्लाइडिंग, अपना बैलून, एयर बैलून, उसके बाद में आप वाइट वाटर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग, जो भी आप नाम लें वो जी है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैंने ऐसा भी सुना है कि फौज के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके बंगले भी बड़े रॉयल होते हैं अंग्रेजों के जमाने में, उसके बारे में भी कुछ होता है। फौज में जैसे 62 कंटोनमेंट है, जी। कंटोनमेंट अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए थे, कुछ प्लेन्स एरिया में, कुछ हिल स्टेशन में, जी और सभी जगह वहाँ कॉन्सेप्ट था बड़े बड़े बंगलो बनाने का। 5 बीघा के जी बीच में एक बंगलो बना हुआ है जी
और अगर मैं एग्जांपल दूं अपना, तो जैसे 2 में पोस्टिंग थी, एक बंगलो बना हुआ था 1869 का, 1869। हाँ, जी और एक बंगलो था 1812 का। जी तो वो बंगलो तो अभी भी है, बड़ी शान शौकत है, उसके अंदर बड़े बड़े गार्डन्स हैं जी। और पीछे भी बड़े सर्वेंट क्वार्टर्स भी काफी बनाए हुए हैं। शायद 5 बीघा में तो बेंगलोर में रहने वाला मालिक घूम भी नहीं पाता होगा पूरा। हाँ, नहीं घूम जी। पाता है। तो काफी जगह पे जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल बेंगलोर मिलते हैं, और जो बाद के जो मिलिट्री स्टेशन बनाए वो तो खैर इतने बड़े जगह नहीं होगी उनमें। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक तरह से आपको फीलिंग आती है जैसे आप राजा जैसी फीलिंग होती है, किंग feeling- ऑफ द एरिया। हाँ, बिल्कुल। सो उस जमाने के मतलब आपके जो फ्लोरिंग है वो भी वुडन फ्लोरिंग है, साइड में वुडन पैनलिंग है, और आपका जो छत है उसमें भी वुडन फॉल सीलिंग वगैरह है। तो वो रॉयल लाइफ तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि रॉयल लाइफ तो एक आप उसका एहसास कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस के अंदर। मैंने खुद ने महसूस किया है कई बार, तो जैसे बंगलों में थे, पहाड़ में थे, तो ऐसे लगता था नीचे बादल नीचे हैं और हम आसमान में आसमान बादलों में के ऊपर है, ऊपर बैठे हुए जो हैं। आजकल फिल्मों में फिल्मों में आपके सीरियल्स में फीलिंग्स आती है Feelings आती कि है। बादल नीचे हैं और ब्रिगेडियर साहब फौजी अफसर बादलों के बिल्कुल, ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जी सो जहाँ पे आपकी लाइफ का थोड़ा खतरा भी है, तो वहाँ पे एडवेंचर भी है Adventure और भी रॉयल लाइफ भी है। जी और जी जैसा मैंने बताया, पैसे खूब मिलते हैं, खूब यूज कीजिए, उनको रखने की जरूरत क्या है। जी जी, डेफिनेटली जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि डिफेंस की सर्विसेज बहुत रॉयल होती हैं। डेफिनेटली देश की सेवा पहला जज्बा होता है, रिस्क भी होता है, लेकिन रॉयल लाइफस्टाइल भी होती है। आज के इस लाइव में अपन बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों से मिले, 3 कर्नल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, एक ब्रिगेडियर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे टीम के एक और मेंबर हैं जो 4 दिन बाद के राउंड में एसएसबी में आएंगे, कॉमोडोर मनजीत सिंह। दैट पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर इन इंडियन नेवी। तो आज के इस लाइव के कंक्लूजन की तरफ अपन सभी आगे बढ़ते हैं। प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडी एकेडमी के कैंपस में हम बैठे हैं, और यहाँ पर बच्चे को सैन्य ऑफिसर, और न केवल सैन्य ऑफिसर, भविष्य की हर एग्जाम के लिए, हर सीनियर एग्जाम के लिए, हर बड़ी से बड़ी एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। और सैनिक स्कूल से एक बच्चा जो 6ठी क्लास में एडमिशन लेता है, प्रिंस सैनिक स्कूल में अभी 6th to 9th के स्टूडेंट्स लगातार एडमिशन लेते जा रहे हैं, वो बच्चे भविष्य में सैन्य ऑफिसर के साथ साथ अगर उनकी इच्छा हो तो आईआईटीज में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, कॉरपोरेट लीडर्स बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे सारे एग्जाम्पल सैनिक स्कूल के हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, प्रिंस सैनिक स्कूल में यदि आप एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो भविष्य की जरूरत है उसकी उम्मीद करते हैं, तो मेरे हिसाब से सैनिक स्कूल, और उनमें से एक है प्रिंस सैनिक स्कूल, बेस्ट ऑप्शन बच्चे के लिए हो सकता है। आज के इस लाइव को अपन समापन के और बढ़ते हैं और मानते हैं कि इस लाइव के माध्यम से स्टूडेंट्स ने पर्सनैलिटी ग्रुपिंग, डिफेंस लाइफस्टाइल और सैनिक स्कूल्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली।